जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज है 2 जून 2025 और 2 जून 2025 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं 1272 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार 1272 दिनों से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ भारत के हर एग्जाम्स के लिए। आपको ये कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलता है, जो कि लगभग अभी रेलवे का एग्जाम होगा वहां पर आपको देखने को मिलेगा, एसएससी का एग्जाम होगा, हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। बस आपको इस 30 मिनट के सेशन को रोज देखना है और आपको इसके साथ स्टैटिक जीके भी मिलता है। आपके लिए मोटिवेशन थॉट जो आपको दिन भर चार्ज अप रखेगा और आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, जो अपने काम के लिए बहुत पैशनेट है, जो अपने काम को ही खुदा मानता है, जो अपने काम को ही भगवान मानता है, उसे कौन रोक सकता है। आप देखो दुनिया में कोई भी जो फील्ड में टॉप में है वो अपने काम से बहुत प्यार करता है, उससे बहुत ही ईमानदारी से उसको बहुत ही बखूबी निभाता है। और आप एक स्टूडेंट हो तो आपका जो काम है वो है पढ़ना और सिलेक्शन लेना, तो इस काम को बहुत अच्छे से निभाओ, तुम्हें इसका रिजल्ट खुद ही मिल जाएगा। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का जो कंपटीशन हुआ इसे किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2025 का जो कंपटीशन हुआ इसे ओपल सुचाता चुवांगसिरी ने जीता है, जो कि थाईलैंड से है। कहां से ये आप लिखिएगा, इनका संबंध थाईलैंड से है। देखिए जहां भी आपको सीरी देखने को मिले, मैंने स्पेशल वीडियो इसका बनाया विदाउट फेस, आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लेना। मैंने सारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, जाकर के देखिए तो आपको बहुत सारे ब्यूटी पीजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ओपल सुचाता चुवांगसिरी, इनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है, आप यहां पर देख सकते हैं। ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है 2024 की विनर आप यहां पर देख सकते हैं, और इनका नाम है क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो इनको यहां पे अवार्ड पहना रही है। ये कंपटीशन भारत में ही हुआ, हैदराबाद में। तो थाईलैंड से इनका संबंध है। ओपल सुचाता चुवांगसिरी जो है मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल जीत चुके हैं। एक और इनको अवार्ड मिला, मल्टीमीडिया अवार्ड का भी एक एडिशनल अवार्ड यहां पे इनको मिला है, तो मल्टीमीडिया अवार्ड भी इनको मिला। 2025 में कौन सा संस्करण हुआ था? 72वां एडिशन हुआ है। और ये जो प्रतियोगिता था हैदराबाद में जगह है, फिनाले जो हुआ है हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में हुआ, वहां पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था। टोटल 108 देशों के प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस क्राउन के लिए। देखिए ओपल सुचाता चुवांगसिरी जो है 2025 की मिस वर्ल्ड बनी, क्रिस्टीना पिस्कोवा जो लास्ट ईयर की चैंपियन रही हैं, उन्होंने इनको यहाँ पे ताज पहनाया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि विजेता को कितनी राशि मिली, तो आप बताएंगे विजेता को 3 करोड़ रुपए की राशि मिली है, और इसमें हीरे से जड़ा हुआ मुकुट भी मिला है। इस पे 1770 कीमती हीरे भी जड़े हुए हैं, जिनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं कि मिस वर्ल्ड 2025 के जो उप विजेता रहे, रनर अप रहे, वो कौन कौन रहे। तो फर्स्ट रनर अप थे हासेट डेरेस इथोपिया से, सेकंड रनर अप थे माजा क्लाजादा पोलैंड से, थर्ड रनर अप रहे ऑर्ली जोआचिम मार्टिनिक से। तो ये आप यहाँ पे रनर अप को भी देख सकते हैं, पूछा जा सकता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। मेरे पीछे आप नंदिनी गुप्ता की तस्वीर देख रहे हैं, तो नंदिनी गुप्ता ने शामिल हुए, पार्टिसिपेट किए भारत की तरफ से, टॉप 20 में जगह बना पाए, उसके बाद ये आउट हो गए। नंदिनी गुप्ता ने मिस वर्ल्ड टॉप मॉडल का पुरस्कार जीता, ये इनकी उपलब्धि रही है। इसके अलावा मेरे पीछे आप सोनू सूद को देख रहे हैं, तो सोनू सूद को मिला है मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। और यहाँ पे बात करें तो मिस वर्ल्ड जो कंपटीशन था 1951 में स्टार्ट हुआ, हाल ही फिलहाल में दुनिया की सबसे पहली मिस वर्ल्ड स्वीडन की कैस्ट्रीन मार्गरेटा कीकी हकनसन का निधन हो गया है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, कीकी हकनसन कौन थी जिनका हाल ही फिलहाल निधन हो गया। तो ये सबसे पहली मिस वर्ल्ड थी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ कि भारत की तरफ से कौन कौन मिस वर्ल्ड बन चुका है। तो भारत की तरफ से 6 मिस वर्ल्ड थी। पहली थी रीता फारिया 1966 में, दूसरी थी ऐश्वर्या राय 1994 में, तीसरी थी डायना हेडन 1997 में, चौथी थी युक्ता मुखी 1999 में, और पांचवी थी प्रियंका चोपड़ा 2000 में, और मानुषी छिल्लर 2017 में। क्लियर है? याद रहेगा आपको। प्यारे साथियों, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद
आपको कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना है, वहां पर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको डेली करंट अफेयर्स में मिलेगी। आप ई बुक सेक्शन में जाना जहां पर आपको टॉपिक वाइज बहुत सारे क्लासेस की ई बुक्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, तो सारा कुछ आपको एक ही एप्लीकेशन में दिया गया है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारा आपका रिश्ता जुड़ जाए, इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा, तभी हमारा आपका रिश्ता जुड़ेगा, क्योंकि रेगुलर वीडियो आपके पास आएंगे। लाइक शेयर भी करना। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, आप सभी से फॉलो कर लो, रेगुलर इसमें पीडीएफ नोटिफिकेशन सब कुछ मिलता रहता है। आप यहाँ पे हमारे नंबर को भी सेव कर लो, इस नंबर पे आपको स्टडी रिलेटेड सारी हेल्प मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो सेकेंड स्टेट इंडिया में जो फुल फंक्शनल लिटरेसी स्टेटस प्राप्त कर चुका है, तो ये स्टेट है गोवा। देखो अभी रिसेंटली में मैंने आपको बताया था मिजोरम पहला राज्य है जिसने 98% की लिटरेसी रेट को अचीव किया था उल्लास कार्यक्रम के तहत। अब यहां पे दूसरा स्टेट गोवा बन चुका है जिसने 95% से ऊपर का बेंचमार्क हासिल किया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, तो मिजोरम के बाद पूरी तरीके से फुल फंक्शनल लिटरेसी जहां पे लोग पढ़ लिख सकते हैं, तो दूसरा स्टेट कौन सा बना है? गोवा बन गया है। कौन सा बन गया है? गोवा। और गोवा ने ये जो उपलब्धि हासिल करी है, इसमें भी उल्लास कार्यक्रम चलाया गया था जो 2022 से लेकर 2027 तक चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को पढ़ाई और लिखाई आजीवन सिखाया जा सके। किसी भी उम्र के लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके पहले जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख भी पूरी तरीके से कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल कर चुका है। फंक्शनल लिटरेसी रेट मतलब होता है मिनिमम एक व्यक्ति को पढ़ना लिखना आना चाहिए अपनी क्षेत्रीय भाषा में, उसे कहा जाता है काम चलाऊ पढ़ाई तो आनी ही चाहिए। बहुत पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अपनी भाषा को लिख सके, पढ़ सके, समझ सके, उसे कहा जाता है फंक्शनल लिटरेसी रेट। क्लियर है? तो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पूर्ण कार्यात्मक रूप से साक्षर तब माना जाता है जब उसकी 95% पॉपुलेशन साक्षर है, पढ़ी लिखी है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर जो लिटरेसी रेट है वो कार्यात्मक लिटरेसी रेट है। तो भारत सरकार का टारगेट भी है कि 2030 तक हमें पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करनी पूरे भारत में। हमने ये कार्यक्रम 2022 में स्टार्ट किया था उल्लास कार्यक्रम के तहत, और फिर 2027 तक हमारा टारगेट है कि हम इसे लागू करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि एनईपी कब लागू हुआ? 2020 में, और 2022 से 27 तक उल्लास कार्यक्रम यहां पे चलेगा एनईपी के तहत। अब बात यहां पे कर लेते हैं दोस्तों गोवा की। तो गोवा आप यहां पे देखो, ये गोवा आप देख रहे हो, तो गोवा सबसे छोटा राज्य है एरिया वाइज। इसकी बाउंड्री महाराष्ट्र से लगती है, कर्नाटका से लगती है, और इधर आपको अरब सागर देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल है पणजी। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। डॉक्टर प्रमोद सावंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 30 मई 1987, कल मैंने आप करंट अफेयर्स पढ़ाया आपको कि 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। पहले 1961 में यूनियन टेरिटरी था, पुर्तगालियों के कब्जे में था। बाद में 1987 में पूरी तरीके से स्टेट बना दिया गया, स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। दोस्तों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है। अब मैं वापस से 3 प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो 3 प्रश्न ये है, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे मैप में तो ये पूरा जो इसका ये वाला हिस्सा है ये ग्रेट बैरियर रीफ में आता है। ठीक है? कौन सा नीला ग्रह कहलाता है? तो ब्लू प्लैनेट आपको पता है हमारी धरती है, ओशन की वजह से आसमान जो है और इन सब की वजह से ब्लू पूरा देखता है। मानचित्रों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ मैप्स हम कहते हैं। कार्टोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। आइए बढ़ते चौथे प्रश्न की तरफ। प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से हाल ही फिलहाल में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड मिला सेरेना विलियम्स को, जो कि टेनिस प्लेयर है, ये टेनिस खिलाड़ी है।
और सेरेना विलियम्स को अवार्ड दिया गया है। मेरे पीछे सेरेना विलियम्स आप देख सकते हैं, 2025 का इन्हें प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। ये स्पेन का सबसे प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर है। ये राशि कितनी मिलती है इसमें, तो आप देखिए लगभग 50 लाख रुपए की इसमें नगद राशि यहां पे दी जाती है। क्लियर है? ओके, तो सेरेना विलियम्स की हम बात कर ले तो ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं, अब तक 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड यहां पे नोवाक जोकोविच के पास है, 24 ग्रैंड स्लैम वो जीत चुके हैं। ओलंपिक में इनके पास 4 गोल्ड है और एक जब ये सिंगल्स जीती थी और युगल में 2 है। ठीक है, हम बात करें सेरेना विलियम्स की तो 2022 से इन्होंने टेनिस से रिटायरमेंट ले लिया था, 2022 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। अब दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करेंगे जो रिसेंटली में दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो रामसर पुरस्कार आर्द्र भूमि के लिए दिया जाता है, संरक्षण के लिए। तो जयश्री वेंकटेशन को मिला है आर्द्र भूमि पुरस्कार वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए। मॉरिशस का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है ईएम ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है कंप्यूटिंग के क्षेत्र में। एंड्रयू बार्ट और रिचर्ड सटन को मिला है, दोनों को मिला है। 5वां प्रश्न है, ऑडी इंडिया के हाल ही फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया? तो ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने यहां पर देखिए आप, तो नीरज चोपड़ा बने हैं। नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था और फिर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया था। नीरज चोपड़ा को ऑडी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ताकि ऑडी का प्रमोशन हो, ऑडी की सेल्स बढ़े। 2025 में भी हाल ही फिलहाल में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का थ्रो फेंका था और सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया था। अभी ऑडी इंडिया के बारे में बात करें तो 2007 में भारत में ऑडी आया है और गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑडी जो है वो किस देश की ऑटोमोबाइल कंपनी है? तो ये जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये जर्मनी देश की ऑटोमोबाइल कंपनी है। क्लियर है? और ऑडी जर्मनी में 1909 में जो है स्थापित हो गई थी और अगस्त होश के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। दोस्तों बात यहां पे ब्रांड एम्बेसडर की आई है तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा हैं, एवरेडी और स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं, स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नॉलेज फैक्ट्री में। तो आज की नॉलेज की फैक्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट अवार्ड्स बताऊंगा और वो अवार्ड कब स्थापित हुए उसके बारे में बताऊंगा। तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1992 में। कलिंग पुरस्कार ये जो अवार्ड दिया जाता है ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, 1952 में स्थापित हुआ। 1991 में सरस्वती सम्मान स्थापित हुआ, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के मिथुन दा को मिला अभी रिसेंटली में। 1969 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, 57 स्थापना हुई है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1992 में, अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में स्थापित हुआ, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 में और शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1958 में स्थापित हुआ था। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन IOMD नामक एक नया संगठन यहां पे बनाया है? तो ये संगठन यहां पे चाइना ने बनाया है। तो चाइना ऐसा कह रहा है कि हम तो बड़ा शांति प्रिय देश है, हम लोगों की शांति चाहते हैं, हम देशों की शांति चाहते हैं, जो खुद विस्तारवादी नीति अपनाता है। तो चाइना कहता है कि आपके बीच में लफड़ा होगा हम सॉल्व करेंगे, आपके लफड़े को हम सॉल्व करेंगे। तो चाइना जो है यहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन नाम का एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। अगर देशों के बीच में कोई विवाद होता है तो ये डिस्प्यूट को सॉल्व कराएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, और ये आक्रामक तरीकों को सुलझाएंगे ताकि देशों के बीच में लड़ाई ना हो। वैसे पहल अच्छी है पर चाइना के मुंह से शोभा नहीं देती है। तो हम बात कर लें तो देखो आप चाइना को अगर देखें तो उसके आसपास जो वियतनाम है, जो साउथ चाइना सी है, वहां पे बहुत ज्यादा विस्तारवादी नीति अपना रहा है, बाकी देशों को बहुत दबाव में डालता है।
वो तो अमेरिका लगातार इसके खिलाफ बात करता है, वरना वहां पे कैप्चर कर ले। तो 2025 में इसकी स्थापना करी गई है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हांगकांग में है। और संस्थापक सदस्य में बात करें तो 33 देश है इसमें जिन्होंने हस्ताक्षर किया। उसमें सबसे बड़ा, सबसे छोटा भाई है वो पाकिस्तान सबसे पहले है। इंडोनेशिया, बेलारूस, क्यूबा, कंबोडिया, ये ऐसे देश है जिन्होंने सिग्नेचर किया है और इसका साथ दिया है। तो चाइना ने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, उसकी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। नवाब सलाम उसके अध्यक्ष थे। अब पुर्तगाल के वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और वहां पे एक और है स्थायी पंचायत न्यायालय, जिसे पीसीए बोलते हैं, यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बोलते हैं। तो इन सभी जगहों पर हम यहाँ पे मीडिएशन कराएंगे, विवादों को सुलझाएंगे, हम इसे लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। आईपीएल में 300 छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए जिन्होंने 300 छक्का लगाया? तो आपको ऑप्शन में साफ साफ समझ में आ रहा है, एक ही आदमी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। देखिए, गुजरात टाइटंस के खिलाफ इनका मैच चल रहा था, गुजरात टाइटंस को बाहर कर दिया है। और कल जो मैच, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो आईपीएल इतिहास में 300 छक्का मारने वाले टोटल यहां पर दूसरे खिलाड़ी बन गए। क्रिस गेल जो कि मॉन्स्टर थे, बहुत सालों से नहीं है, लेकिन फिर भी उनका रिकॉर्ड अभी भी यहां पे छाया हुआ है। तो क्रिस गेल के पास 357 छक्के हैं 142 मैच में। रोहित शर्मा 250 प्लस यहां पे इन्होंने यहां पर मैच खेले हैं, छक्के मारे 300। विराट कोहली 291 के साथ तीसरे स्थान पर है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, अगले 5 सालों में वैश्विक तापमान कितना पार होने की संभावना है? मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर अगले 5 साल में पूरी दुनिया का एवरेज बढ़ जाएगा? तो फ्रेंड्स 1.5 डिग्री सेल्सियस आपको ध्यान रखना है। 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान अगले 5 सालों में बढ़ जाएगा, ऐसा विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ने बताया है। 2025 से लेकर 2029 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगा और इसकी 70% तक संभावना है। इससे क्या होगा? इससे लगातार बर्फ पिघलेगी, क्लाइमेट में चेंज आएगा। जब बर्फ पिघलेगी तो जो पानी है समुद्र का, वो आपके तटीय क्षेत्रों में घुस जाएगा। तो यहां पर 2024 से भी अधिक गर्म होगा। 2025 से 29 तक का जो समय होगा बहुत ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये यदि सीमा ये पार हो जाती है तो बहुत सारे हमें क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे बहुत ज़्यादा सीवियर हीट वेव्स, बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी, सूखा आएगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और हमारा इकोसिस्टम को बहुत बड़ा डैमेज होगा। अब बात करते हैं दोस्तों WMO की। तो WMO जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1950 में स्थापित हुआ जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और अब्दुल्ला अल मंडोस प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, महासचिव है सेलेस्टे सोलो और इनका जो मेन कार्य होता है वेदर फोरकास्टिंग करना, क्लाइमेट में जो भी चेंज आ रहा है उस पर रिसर्च करना, अगर किसी प्रकार का नेचुरल डिजास्टर आता है उसकी वार्निंग देना, पहले से इसके बारे में बताना। प्यारे साथियों, अगर आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही एनरोल करें और नए छात्रों के लिए जानकारी है, जो पुराने छात्र हैं वो इसे बढ़ा सकते हैं। एसएससी, रेलवे, डिफेंस, हर एग्जाम्स के लिए आप यहाँ पे जीएस की तैयारी करोगे और आपको 11 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा 6 से 7 महीने। कूपन कोड अर्जुन 500 यूज करना, 2 साल की वैलिडिटी के साथ। डेमो सारे अवेलेबल हैं। अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। एप्लीकेशन में 2 टाइम पे क्लास चलेगी, एक दोपहर 1 से 2 और एक शाम 5 से 6। रिकॉर्डेड वीडियो, टॉपिक वाइज क्लास और बाइलिंगुअल सेशन, ये सारी फैसिलिटीज है जो आपको इस एप्लीकेशन कोर्स में मिल रहा है। आपको इसके लिए करना क्या होगा? तो आपको इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप सभी कोर्सेस एंड पीडीएफ में चले जाना। ठीक है, और वहां पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच लिखा हुआ है, यहीं पे कूपन कोड यूज करना तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा और आप जीएस बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, ये सारे विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आज ही जाइए एनरोल कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आई देखते हैं। अहिल्याबाई होलकर की 300 नंबर की जयंती हाल ही फिलहाल में कब मनाई गई है? तो 300 नंबर की
बर्थ एनिवर्सरी अहिल्याबाई होलकर की 31 मई 2025 को मनाई गई, यानी परसों मनाई गई। आज तो 2 जून है, जो बीता हुआ परसों है। तो यहां पर आप मेरे पीछे अहिल्याबाई होलकर को देख रहे हैं, जिन्होंने यहां पे मराठा साम्राज्य को एक होलकर साम्राज्य को एक अलग ही उत्कर्ष पे लेके गए। तो पीएम मोदी ने अहिल्याबाई होलकर की 300 नंबर की जयंती में एक विशेष सिक्का भी जारी किया है, जो 300 रुपए का है। 300 रुपए का कॉइन यहाँ पे जारी किया है टू दी मार्क 300 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अहिल्याबाई होलकर। क्लियर है। अहिल्याबाई होलकर की बात करें तो 1725 में इनका जन्म हुआ था। जगह थी महाराष्ट्र की अहमदनगर, और इनके पति का नाम था खंडेराव होलकर, जो कि मालवा के शासक थे। 1795 में इनका निधन हो गया। 1767 से लेके 1795 तक इन्होंने मालवा राज्य की बागडोर को संभाला। काशी विश्वनाथ आपने नाम सुना है, इस मंदिर को वापस से रिनोवेट किया, पूरी मेहनत करी। शी रिनोवेटेड मैनी टेम्पल्स इंक्लूडिंग काशी विश्वनाथ एंड सोमनाथ। देखिए, इनके शासन में स्त्रियों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली है, प्रोटेक्शन मिला है, और अहिल्याबाई होलकर को लोक माता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखते हैं। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत के जो जेवलिन थ्रोअर है, इनका नाम है सचिन यादव। तो सचिन यादव को कौन सा मेडल यहां पे मिला है? तो सचिन यादव ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत दूसरे स्थान पे रहा। ये आप मेरे पीछे भारत के सचिन यादव देख रहे हैं। तो भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। ठीक है, तो इनका 85.16 मीटर का भाला फेंक करके दूसरा स्थान इनका रहा है। पाकिस्तान के अरशद नदीम पहले स्थान पर थे, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये चैंपियनशिप साउथ कोरिया के गुमी शहर में हुआ था। तो पूछा जा सकता है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पर हुआ है? साउथ कोरिया में हुआ है। कहां पर हुआ है? साउथ कोरिया में। ये बात समझ में आ गई आपको। सचिन यादव यूपी से बिलोंग करते, बागपत डिस्ट्रिक्ट थे। भारत ने 24 मेडल जीते टोटल, और मेडल टैली में भारत दूसरे स्थान पे रहा है। पहले स्थान पे चाइना था, जिसने टोटल 32 मेडल जीते हैं। इसमें से 19 गोल्ड है। भारत ने टोटल 24 मेडल जीते, जिसमें से 8 गोल्ड है। जापान 3rd प्लेस पे था, कजाकिस्तान 4th, और कतर सबसे आखिरी में था। अगला प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भरत पथ बनाने की घोषणा करी गई है? तो भरत पथ जो बनाया जाएगा, अयोध्या में आपको भरत पथ देखने को मिलेगा। कहां पर? अयोध्या में। तो अयोध्या में आपको राम पथ तो पहले से बनाया गया है, भक्ति पथ भी है, और जन्मभूमि पथ भी है। उसके बाद एक और बड़ा प्रोजेक्ट ऐड किया जा रहा है, जिसमें भरत पथ की घोषणा करी गई है। इस भरत पथ पे 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आप ये पथ क्या होता है? तो यहां पे रिलीजियस बिलीफ को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, अयोध्या को एक आकर्षण स्थल बनाने के लिए यहाँ पे अलग अलग कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। उन कॉरिडोर्स में आपको उन सभी से रिलेटेड मूर्तियां, पिक्चर्स, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा। जो नया रास्ता होगा ये 20 किलोमीटर लंबा होगा, और प्रयागराज हाईवे पर होगा। भारत कुंड से लेके जो जगह है रनोपाली, वहां तक ही बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस रास्ते के तहत जो पुराना मार्ग है उसको बढ़ाया जाएगा, चौड़ीकरण किया जाएगी। अयोध्या में जो यहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम है उसे सुधारा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ओके। तो भरत कौन है? भगवान राम के छोटे भाई थे भरत। तो उनसे संबंधित जितने भी स्थल हैं, यहाँ पे तीर्थयात्री और पर्यटकों को आसानी से पहुंचाने के लिए यहाँ पे इन सभी को जोड़ा जा रहा है, इसे रास्ता दिया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है रहा, और आपका सेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं। विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस साथियों मनाया जाता है 1 जून को। क्लियर है? तो कल मनाया गया वर्ल्ड मिल्क डे, कल मनाया गया है। तो हर साल दोस्तों वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, और इसका जो मेन उद्देश्य है यहाँ पे मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना, और जो डेयरी इंडस्ट्री है उसके उद्योग को यहाँ पे इम्पोर्टेंस देना, और लगातार अवेयर करना कि हमारे लिए मिल्क का प्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। और इसका थीम है लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। देखिए फ्रेंड्स, जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन है, इन्होंने FAO ने इसकी घोषणा करी थी 2001 में कि हम यहाँ पे 1 जून को हर साल वर्ल्ड मिल्क डे मनाएंगे। अब बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क का जो प्रोडक्शन है भारत खुद ही करता है।
ओके, भारत में सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है, इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, 24% कंट्रीब्यूशन भारत करता है। इसके अलावा दोस्तों हर साल 26 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल मिल्क डे, ठीक है, राष्ट्रीय जो दुग्ध दिवस है। बहुत बड़ा श्रेय एक व्यक्ति को जाता है जिसने मिल्क के प्रोडक्शन को भारत में बहुत ज्यादा बढ़ाया, और इनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। दोस्तों अब मैं आपको जून महीने के इंपॉर्टेंट डे रिवाइज करा देता हूं। तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, इसके साथ साथ ग्लोबल पेरेंट्स डे भी मनाया जाता है। 5 जून आने वाला है, 5 जून को हम मनाते वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 8 जून को हम मनाते वर्ल्ड ओशन डे, 12 जून को मनाते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और 14 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। गोवा क्रांति दिवस 18 जून को, और वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 19 जून को। 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है। 21 जून को योगा करेंगे, 23 जून को ओलंपिक चलेंगे, 29 जून को यहाँ पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, और 20 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज थे जो कि जून से रिलेटेड थे। मैंने आपको पूरा समअप कर दिया एक ही प्रश्न में। तो 26 से 27 मिनट में आपने 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है। अब बारी है यहां पे ट्रिपल आर की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे जो बई में आपने पढ़ा है। तो पहला प्रश्न है, सिमलीपाल किस स्टेट में है जिसे ऑफिशियल तौर पे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो सिमलीपाल आपको उड़ीसा स्टेट में देखने को मिलेगा। पायल कपाड़िया को किस देश के द्वारा ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाड़िया को फ्रांस के द्वारा सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन ये कहां पे आयोजित किया गया? तो ये नामसाई अरुणाचल प्रदेश में आयोजन किया गया। भारत के किस स्टेट में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप देखा गया है? तो मिजोरम में यहां पे प्रकोप देखा गया। 17 TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2025 के दौड़ के अंतर्राष्ट्रीय एलीट पुरुष स्पर्धा में किसने जीत हासिल करी है? तो जोशुआ चेप्टेगी ने यहां पे जीत हासिल करी है। प्यारे साथियों, आपने ट्रिपल आर पढ़ लिया, अब बारी है रिवीजन करने की। जो करंट अफेयर्स कल आप 31 मई को पढ़े थे, संडे को मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, पूरे हफ्ते का रिवीजन कराता हूं, उस सेशन को भी आप देखा करो। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो कहां पे? सिंगापुर में। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर के क्षेत्र में। इनमें से किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है? तो इन सभी को दिया गया है। भारत और किस देश के बीच में अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 ऑर्गेनाइज किया गया? तो भारत और मंगोलिया के बीच में अभ्यास किया जा रहा है। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 किसे सम्मान दिया गया है? तो सदगुरु जग्गी वासुदेव को अवार्ड मिला है। गोवा राज्य दिवस 2025 कब मनाया गया? तो गोवा राज्य दिवस 30 मई 2025 को मनाया गया। अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे डॉगे कहते हैं, इसके प्रमुख कौन थे जिनका हाल ही में इस्तीफा दे दिया गया है? तो एलन मस्क ने इसमें रिजिग्नेशन किया है। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये दीव है। किस राज्य में अंकुर पहल की शुरुआत की गई है? तो उड़ीसा राज्य में अंकुर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। हाल ही में कहा कि शिवकाशी आतिशबाजी के लिए जीआई टैग की मांग की गई है? तो तमिलनाडु में जीआई टैग की मांग की गई है। यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर को बनाया गया है। किस राज्य का पर्यटन विभाग जून 2025 में बोधि यात्रा ऑर्गेनाइज यहां पे करेगा? तो यूपी यहां पे बोधि यात्रा ऑर्गेनाइज करेगा। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, हमें तैयारी कैसे करनी है। एसएससी में प्रश्न आया हुआ है, भारत में सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन सा है? हाईएस्ट एपिलेट कोर्ट, वन एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली। भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय है वो बाध्यकारी है। किसके किसके लिए बाध्यकारी है, बाइंडेड है?
तो देखिए ये भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। इनमें से कौन सा आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय की अनुषांगिक मतलब होता है एंसिलरी पावर्स, वो शक्तियां जो स्पेशल जो मेंशन नहीं की गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर है आर्टिकल नंबर 140 के तहत, अगर कोई चीज मेंशन नहीं है संविधान से, जो संविधान में वर्णित नहीं है, तो अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट निर्णय लेना है तो सुप्रीम कोर्ट वो सारे निर्णय ले सकता है। आज का सवाल है हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। आपका सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको एक तस्वीर दिख रही है, पहचान करना ये तस्वीर किस व्यक्ति की, किस पर्सनालिटी की है, कमेंट बॉक्स पे लिखना है। आप सभी को स्टडीगर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको उपलब्ध है। डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना, 2024-2025 की ईयरली पैकेज डाउनलोड कर सकते हो। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 1 ईयर की करंट अफेयर्स की पीडीएफ, डेली फ्री टेस्ट, ई बुक्स है, यहाँ पे मंथली ई बुक्स हमने लॉन्च कर दी है और जो कि हिंदी इंग्लिश मीडियम में है। अगर आपको पूरा पैकेज चाहिए तो आप यहाँ पे जाना, एनरोल होना, 12 महीने का पैकेज मिल जाएगा। और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ। तो अभी यहाँ पे एसएससी की और रेलवे की भारत के हर एग्जाम्स के लिए हमने एक स्टैटिक जीके बुक लॉन्च करी है, हिंदी और इंग्लिश में, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस बुक को हमारे अमेजन या हमारी वेबसाइट से आप मंगवा सकते हो। दोस्तों 4000 प्लस टेस्ट आपको टेस्ट पास में मिलते हैं, जहां पर आप बहुत सारे अनलिमिटेड एग्जाम्स की प्रैक्टिस करते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे जो है आप राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। आप ये देखिए मई महीने की जो करंट अफेयर्स की बुक है हिंदी इंग्लिश मीडियम में, टॉप 150 एमसीक्यू के साथ आपके एप्लीकेशन में अवेलेबल है। जा करके आप डाउनलोड करिए, इसका प्रिंट आउट निकाल करके पढ़िए एग्जाम्स के लिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिले। नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दीजिए, घंटी वाला, कोई चार्ज नहीं लगता। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह। ये चैनल आपका है, मैं आपका हूँ, फैमिली आपकी है, बढ़ाना भी आपको है। ठीक है, ये जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो दोस्तों आज एनटीपीसी का एक स्पेशल क्लास रात को लगाएंगे, रेडी रहना। 8 बजे क्लास होगी और कल भी लगाएंगे, डेली ही स्पेशल क्लास चलाएंगे एनटीपीसी के लिए। तो रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। बाकी सारे वीडियोस को भी फॉलो करते रहिए ताकि एग्जाम में कोई भी चीज छूटे ना। बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन बहुत ही शुभ हो। इसी कामना के साथ क्लास को यहीं पे बंद करते हैं।